अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ खैर वाफियत से होंगे। आज हम बात करेंगे टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिसिस के ऊपर। उससे पहले यूएस ईरान वार के ऊपर मैंने बात पहले तो की थी और मैंने गोल्ड सेल का भी बताया था। मेरी पिछली वीडियो आप देख लें तो आपको समझ आ जाएगी। अभी सबसे पहले मैं फंडामेंटल्स थोड़ा ब्रेक डाउन कर लूँ और उसके बाद टेक्निकल का ब्रेक डाउन करते हैं। ऑयल के ऊपर आते हैं, फिर गोल्ड के ऊपर आते हैं, फिर बिटकॉइन के ऊपर आते हैं, यानी मेजर जो चीज़ें हैं इनके ऊपर रहते हैं, और डॉलर के ऊपर भी बात करते हैं। आप लोगों को अगर ये एनालिसिस अच्छे लगते हैं तो कमेंट्स लाजमी किया करें। आप लोग कोई नहीं करते। अच्छा जी, ये मैंने नक्शा खोला है, मैप खोला है, वर्ल्ड मैप है। अच्छा, अब ऑयल बढ़ गया, गोल्ड क्रैश कर गया, एंड देखें, किसी को भी नहीं पता था कि ऐसा होगा। जैसे यूएस मिलिट्री दुनिया की ताकतवर मिलिट्री है, आज से पहले मैं भी ऐसा समझता था, आप भी ऐसे समझते थे, दुनिया के एनालिस्ट भी ऐसे समझते थे, इन्वेस्टर्स, कंपनियां सारे ऐसे समझते थे कि इनविंसिबल है, अमेरिका को टच नहीं किया जा सकता, अमेरिका कोई एलियन है। लेकिन ईरान ने जब उनके सुप्रीम लीडर शहीद हुए, उसके बाद जब रिटेलिएट किया, तो उसके बाद ये जो तासुर था कि इनविंसिबल है या ऐसे हैं कि एलियन, उनको टच नहीं किया जा सकता, वो खत्म हो गया। बल्कि ईरान ने हिट किया अमेरिकन बेसिस के ऊपर, उनके इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह किया, उनके फौजियों को हलाक किया, उनके जो फाइटर जेट्स थे उनको गिराया। बल्कि जब मैं ये वीडियो भी बना रहा हूँ तब भी काफ़ी यूएस का नुकसान हुआ है। आज की मैं आपको अपडेट दे दूं, या कल रात की अपडेट दे दूं, तो A-10 दो जहाज गिरे हैं अमेरिका के, और एक F-15 गिरा है। और इसके अलावा हेलीकॉप्टर को भी हिट किया, बट वो गिरा नहीं है, सेफली पहुंच गया है। इसके अलावा काफ़ी रिफ्यूलर जो त्यारे हैं जो रिफ्यूलिंग करते हैं एयर टू एयर, वो काफ़ी ज़्यादा ज़मीन के ऊपर भी तबाह हुए हैं। यानी और F-35 हिट की भी कुछ वीडियोस देखने में मिली हैं। अभी तक कंफर्मेशन यही हुई है कि क्रैश हुआ, बट क्रैश तो नहीं हुआ। अमेरिकन और इसराइली ऐसे बिहेव कर रहे हैं जैसे ये मॉर्टल है। यानी हमला, ईरान हमला करता है, पूरी बिल्डिंग तबाह हो जाती है, और अमेरिकन और इसराइली शहरी सिर्फ जख्मी होते हैं, जैसे ये मॉर्टल है। तो ये लोगों को भी पता है कि इसराइल का आयरन डोम पहले भी एक्सपोज हुआ था, और अभी भी आयरन डोम एक्सपोज है, बल्कि अमेरिकन पैट्रियट भी एक्सपोज हो चुका है। क्योंकि जो ईरान स्ट्रेटजी यूज कर रहा है वो ये है कि सस्ते बनाओ और ज्यादा बनाओ। ये वही स्ट्रेटजी है जो कि रशियन थी, क्या कहते हैं आपको, सोवियत यूनियन थी, जो मिग 21 जहाज था, उन्होंने सस्ते जहाज बनाए और हजारों में बनाए। तो रशिया की भी यही स्ट्रेटजी थी, सोवियत यूनियन की भी स्ट्रेटजी थी कि मुकाबले में सस्ते बनाओ और ज्यादा सारे बना दो। ठीक है, उसका क्या होगा कि आप उतने जदीद तो नहीं बना सकते, तो सस्ते बना लो और ज्यादा बना दो। तो उन्होंने क्या किया, $20,000 का, $10,000 का, $30,000 का ड्रोन, या इससे भी कम का एक ड्रोन बनाया। और जो पैट्रियट मिसाइल था, जो अमेरिकन डिफेंस सिस्टम था, वो बहुत महंगा था, वो मिलियंस ऑफ डॉलर्स का, 2 3 4 मिलियन का एक मिसाइल था। खैर ये चीजें आप सुन चुके होंगे, मैं बोर नहीं करता, मजीद इसके ऊपर कभी वीडियो बनाऊंगा। अब मसला ये है कि ऑयल चला गया बाय, और इन्वेस्टर्स भी ऑयल के अंदर ही इन्वेस्ट कर रहे हैं। सेकंड थिंग, इन्वेस्टर्स एक और चीज़ भी देख रहे हैं, और मुल्क भी एक और चीज़ देख रहे हैं, वो गोल्ड के बजाय ऑयल को स्टोर कर रहे हैं, क्योंकि ऑयल की शॉर्टेज हो रही है। तो ज़्यादा जो फोकस है वो ऑयल के ऊपर है। एक तो ऑयल डबल हो गया रेट, तो अमूमन जो रियासतें भी अक्सर गोल्ड खरीद रही होती हैं, इन्वेस्टर भी गोल्ड खरीद रही होते हैं, कंपनी भी गोल्ड खरीद रही होती हैं, तो वो ऑयल के ऊपर शिफ्ट हो गया है। पहले ये $60 70 पर बैरल था, अब 112 13 14 डॉलर पर बैरल, यानी डबल ऑलमोस्ट हो चुका है। तो पहले आपको एक बैरल 60 में पड़ता था, अब 112 में। तो पैसे आपको ज्यादा चाहिए, डॉलर आपको ज्यादा चाहिए, तो डॉलर कहाँ से लाएंगे? या आप अपने रिजर्व जो करेंसी आपने रखी हुई है उधर से निकालेंगे, या अपना गोल्ड बेचेंगे, या एसेट बेचेंगे। तो इस वजह से भी गोल्ड डाउन गया है। ठीक है, क्योंकि ऑयल बहुत अप गया है, डबल गया है। ठीक है, इसको खरीदा गया है, इसके अंदर भी इन्वेस्टमेंट हुई है। क्यों हुई है मैं आपको मैप में बताता हूँ। ये देखें, ये है ईरान, ये ईरान है, और ये है दुबई, और ये है बीच में, यानी ये है यूएई, और ये बीच में है, ये जो नैरो आपको पैसेज नजर आ रहा है, ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज है। दुनिया का 20% और काफी ममालिक का 80% तेल यहाँ से गुजरता है। दुनिया का 20% है ना, दुनिया मतलब अमेरिका तेल आप बड़ा समझ लें कि उसको ना भी ले तो उसको जरूरत नहीं है। काफी अमेरिकन ममालिक तेल नहीं लेते, काफी यूरोपीय ममालिक रशिया से तेल लेते थे पहले। तो 20% दुनिया का है, लेकिन काफी ममालिक का 70% 80% तेल यहाँ से गुजरता है। ये जो पैसेज है, ये छोटा सा जो पैसेज है, ठीक है, ये देखें, ये ओमान है, ये ओमान है, और ये यूएई है। ये छोटा सा जो रास्ता है ना समुद्री, यहाँ से दुनिया का 20% ऑयल निकलता है।
शिप्स गुजरती हैं। ये बंद कर दिया ईरान ने। ये क्या किया है, ये ईरान ने बंद कर दिया है। और ये इतना छोटा वे है, इतने छोटी पैसेज है कि इसको कोई दुनिया की नेवी नहीं खुला सकती, बल्कि अगर नेवी यहाँ पे आएगी भी तो वो फंस जाएगी। वो हिट की जा सकती है, वो इस आइलैंड से हिट की जा सकती है, इस आइलैंड से हिट की जा सकती है, इवन के जो ईरान का मेन लैंड मुल्क है वहां से भी इसको हिट किया जा सकता है। क्योंकि ये एरिया टोटल 29 किलोमीटर्स का एरिया है, और उसमें भी 2 या 3 रूट्स हैं जहां से जहाज गुजर सकते हैं। यानी ऐसा नहीं है कि जहाज यहाँ से टर्न लेके यहाँ से गुजर जाएगा, बल्कि 2 या 3 रूट्स हैं जहां से सिर्फ जहाज गुजर सकता है। यानी समुद्री गहराई सिर्फ 2 या 3 जगहों पे ऐसी है कि जहाँ पे बड़ा जो शिप है वो गुजर सकती है। तो ये खुलवाना बहुत मुश्किल है, और ये सोचा भी नहीं था कि ऐसा ये कर पाएंगे या करेंगे। इस वजह से भी ऑयल ऊपर गया। अब मैं आपको एक बुरी खबर देता हूँ, ये जंग बढ़ेगी क्योंकि अमेरिका को फेस सेविंग नहीं मिल रही। अमेरिका फेस सेविंग चाह रहा है क्योंकि ईरान तो गले बढ़ गए भाई, इतना नहीं। हमने भी नहीं सोचा था कि ईरान इतना रिटेलिएट करेगा। और चाइना और रशिया देखें, अमूमन जंग कौन रुकवाता है, कोई आलमी कुव्वत पड़ जाती है, वो कहती है चले हम आ जाते हैं, हम सालसी का किरदार अदा करते हैं। और क्योंकि वो आलमी कुव्वत होती है, बड़ी कुव्वत होती है, तो दोनों फरीक उसके ऊपर ट्रस्ट करते हैं। अब तो कोई मुज़ाकरात करवा ही नहीं रहा। पाकिस्तान तो पाकिस्तान एक कोई सुपर पावर तो है नहीं कि ईरान पाकिस्तान के ऊपर ट्रस्ट करे और अमेरिका उस ट्रस्ट को वायलेट नहीं करेगा। हाँ, चाइना अगर मुज़ाकरात करवाता है तो ईरान मान जाएगा क्योंकि चाइना सुपर पावर है, कल को हमला होता है तो चाइना सपोर्ट करेगा। तो चाइना ऐसा चाह नहीं रहा। चाइना तो चाहता था कि पहले अफगानिस्तान में अमेरिका को भगाया, ठीक है, पाकिस्तान में भी बेसिस नहीं है, इंडिया में भी बेसिस नहीं है, बांग्लादेश में भी नहीं है। तो चाइना तो चाहता था कि अमेरिका को दूर धकेला जाए। तो इराक में भी बेसिस थी, कुवैत में भी, यूएई में भी, सऊदीया में भी, और तमाम वाली इजिप्ट में भी। उसके बाद दूसरा एक और यहाँ पे इसराइल नवाज मुल्क है, उर्दन या जॉर्डन, वहाँ बेसिस थी, साइप्रस में बेसिस थी। तो चाइना तो चाहता है कि भाई इन तमाम बेसिस को खत्म किया जाए, भगाया जाए। और चाइना अब हार्डवेयर भी दे रहा है, इंटेलिजेंस भी दे रहा है, सॉफ्टवेयर भी दे रहा है, पैसा भी दे रहा है, ऑयल भी खरीद रहा है ईरान से। चाइना इस जंग को लंबा करना चाहता है और अमेरिका को ज्यादा नुकसान पहुंचाना चाहता है, इतना ज्यादा नुकसान कि उसकी इकोनॉमी के ऊपर ये भारी पड़े, और वो ये जंग, ये कम से कम ये बेसिस छोड़ के जाए। और ये जंग लंबी भी जा सकती है क्योंकि अभी तक कोई मेडिएटर नहीं आया, अभी तक कोई जंग रोकने के लिए नहीं आया। और एक मजे की खबर दे दूं, एक और रास्ता है जो कि यमन के पास है। यमन के पास यहाँ पे एक बाब मंदब है, अगर ये बंद हो जाता है तो 13% दुनिया की सप्लाई यहाँ से जाती है। मोस्टली यूरोप को सप्लाई यहाँ से भी जाती है। और ये उससे भी छोटा पैसेज है, इसको बंद करना और आसान है। और इससे पहले यमन इसको बंद कर भी चुका है, कंप्लीटली नहीं कर चुका क्योंकि यमन इतना पावरफुल नहीं है। और ये जो जिबूती मुल्क है ना, इस जिबूती मुल्क के अंदर दुनिया के तमाम ममालिक की बेसिस हैं। यानी ये जो जिबूती है, इसकी ज्यादातर जो इनकम है वो रेंट आता है इसको। यहाँ पे चाइना की बेसिस हैं, अमेरिका की बेसिस हैं, यूरोप के ममालिक की बेसिस हैं, बहुत ममालिक की बेसिस हैं जिबूती के अंदर। तो ये जिबूती जो है, यहाँ पे बहुत बड़ी मिलिट्री प्रेजेंस है। तो ये कंप्लीट बंद तो नहीं हो सकता, डिस्टर्ब जरूर किया जा सकता है। यानी एक कदे शिप पे मिसाइल मार देता, डरा दिया, शिपिंग कॉस्ट बढ़ा दी, या इंश्योरेंस कॉस्ट बढ़ा दी, अगर ये रास्ता भी बंद हो जाता है। और यमन के अंदर जो हुकूमत है, 70% इलाका यमन में जो हौसी बागी है वो कंट्रोल करते हैं। और ये हौसी बागी शिया ग्रुप है, जैदी शिया ग्रुप है। और ये एंटी अमेरिका है, एंटी सऊदी है, और एंटी इसराइल है। और 30% यमन जो है वो प्रो सऊदिया के पास है। तो यमन में भी जो हुकूमत है वो इस टाइम पे प्रो ईरान हुकूमत है, और ये वाला एरिया भी बंद हो सकता है। अगर ये दो एरियाज बंद हो जाते हैं और यूरोप को तेल अमेरिका से लेना पड़ता है, तो और महंगा होगा तेल, क्योंकि शिपिंग कॉस्ट बढ़ जाएगी। ठीक है, क्या हो जाएगा, शिपिंग कॉस्ट बढ़ जाएगी। और हमारा तो कबाड़ा निकलेगा ही निकलेगा, इंडिया पाकिस्तान ये सबका कबाड़ा निकलेगा। तो ये ऑयल अगर जंग बढ़ती है तो ये पैसेज भी बंद होगा, ये वाला पैसेज भी बंद होगा। ऑयल 200 बैरल ईरान का टारगेट यही था। ईरानी ऑफिशियल्स ने कई बार कहा है कि हमारा टारगेट है कि ऑयल 200 बैरल के ऊपर जाए। और अगर दूसरा पैसेज भी बंद हो जाता है, ये वाला, तो ऑयल तो 250 पे भी जाना है। यानी ऐसे क्राइसिस जो कि दुनिया ने कभी सोचे भी नहीं थे, ऐसे क्राइसिस जो कि कोरोना से बड़े क्राइसिस हैं। कोरोना में भी काफी मुल्क डिफॉल्ट कर गए थे, श्रीलंका वगैरह। अब तो आधी दुनिया डिफॉल्ट कर जाएगी, माशी बहरान पैदा हो जाएगा। इस कॉन्फ्लिक्ट को जल्दी से जल्दी रोकना पड़ेगा। इस टाइम पे खबरें शबरें मैंने बता दी, अब टेक्निकल चार्ट की तरफ चलते हैं।
ऑयल को देखें तो ऑयल ऑलरेडी एक बुलिश ट्रेंड में है। इससे पहले ऑयल इस बुलिश ट्रेंड के अंदर कोरोना के अंदर गया था। मैं आपको चार्ट दिखा देता हूँ। बल्कि ठहरे, सॉरी, कोरोना कह रहा हूँ, कोरोना के बाद क्या था, कोरोना में तो ऑयल -37 पे चला गया था। कोरोना में तो ये सिचुएशन थी, ऑयल बहुत सस्ता हो गया था। 2022 के अंदर जब रशिया यूक्रेन की जंग हुई थी, उस वक्त भी सिमिलर सिचुएशन हुई थी। वो मैं आपको बताता हूँ क्यों हुई थी। रशिया किधर गया, ये है रशिया। ये है रशिया और ये है यूक्रेन, ठीक है। ये बड़ा वाला जो है ना, ये रशिया है, ये यूक्रेन है, बेलारूस है, प्रो रशियन गवर्नमेंट है यहाँ पे, और ये बाकी फिर सारा यूरोप है, फिनलैंड, स्वीडन, नॉर्वे, डेनमार्क, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, इटली, फ्रांस, स्पेन, पुर्तगाल। ये जो रशिया है ना, ये गैस सप्लाई करता था इस सारे हिस्से को, इनमें से काफी मुल्क रशियन गैस के ऊपर चलते थे और रशियन ऑयल के ऊपर इनकी इकोनॉमीज भागती थी। तो जब ये जंग शुरू हुई थी तो ये वाला जो रशिया था, अमेरिका ने इसके ऊपर पाबंदी लगा दी थी। तो ये एक बड़ा फुकदान बुहरान पैदा हुआ था, और इस बुहरान की वजह से भी जो आलमी मंडियां थी उनका रेट, जब ये जंग हुई उस वक्त आप देख सकते हैं कि 125 के ऊपर बैरल चला गया था, ठीक है। तो जंग से पहले भी बुलिश मोमेंटम था, लेकिन जंग तक जो है, जब तक जंग हुई तब तक ये बहुत ऊपर रेट चला गया था। अच्छा, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता रेट गिरा, 68 पे आया, अभी तकरीबन 55 पे 56 पे घूमता रहा, 55 से 60 70 इसके दरमियान ऑयल घूमता रहा। लेकिन दोबारा जब ईरान और इसकी जंग हुई तो आप देख सकते हैं कि इसका इम्पैक्ट उससे बड़ा था, क्योंकि वो रशिया के ऊपर सेक्शंस लगे थे। सप्लाई कोई लेना चाहे तो ले सकता था, और ले भी रहे थे, लिमिटेड सप्लाई रशिया बेच रहा था। तो ऑयल ऐसा नहीं कि शॉर्ट हो गया था, बस सेक्शन थे, अमेरिका ने कहा भाई ना लो, तो बाकी ने कहा चले नहीं लेते, तो उस वजह से। लेकिन अभी ऑयल बंद है और अमेरिका बेबस है, ये पैसे नहीं खुलवा पा रहा। तो ऑयल आप देख सकते हैं कि किस तरह गैप में गया है। तो अब मजीद भी अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस बंद रहता है और यूरोप को तेल की सप्लाई नहीं मिलती, तो ये मजीद मुझे लगता है कि इस रास्ते बंद होने की वजह से भी ऑयल 140-150 तक जा सकता है। और अगर बाबे मंदब बंद हो जाता है तो 200 इज अ जोक, वो भी चला जाएगा। और अगर ये होता है तो गोल्ड मजीद गिरेगा, फिर गोल्ड मजीद गिरेगा। तो जंग अगर बढ़ती है, ऑयल की सप्लाई अगर रुकती है, तो गोल्ड मजीद गिर सकता है। गोल्ड का मैं टेक्निकल ब्रेकडाउन दे दूं, कुछ फंडामेंटल है, जैसे 3 तारीख को ये एनएफपी थी, इसको छोड़ दें। 6 अप्रैल को आईएसएम सर्विसेज पीएमआई है, ड्यूरेबल गुड्स है, इसके अलावा एफएमसी मीटिंग मिनट्स हैं, इसके अलावा बात करें तो जीडीपी ग्रोथ रेट है, पर्सनल स्पेंडिंग है, कोर पीसीई इंडेक्स है, और इन्फ्लेशन रेट, कोर इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन, ये सारी न्यूज़ भी हैं। अच्छा, अब मैं टेक्निकल अगर आपको बताऊं तो टेक्निकली में गोल्ड करेक्शन के अंदर है। इससे पहले भी गोल्ड ने करेक्शन की थी, देखें तो ये क्रैश हुआ, करेक्शन की, और फिर क्रैश हुआ, फिर करेक्शन कर रहा है, एंड प्रोबेबिलिटी है कि फिर क्रैश करे। अब की बार क्रैश किया तो टारगेट विल बी 4000, और मुझे लग रहा है कि गोल्ड ने, जरूरी नहीं है कि हमेशा जो करेक्शन है वो गोल्ड को सैली लेके जाए, प्रोबेबिलिटी है कि सिचुएशन ऐसी बन जाए फंडामेंटली कि गोल्ड बाय चली जाए। बट फिलहाल ये जो है ये करेक्शन है, प्रोबेबिलिटी यही लग रही है कि गोल्ड विल क्रैश। और इस सप्लाई, ये जो सप्लाई है ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन के एंगल भी बन रहा है और ऊपर सप्लाई भी है। हो सकता है मार्केट सप्लाई से थोड़ा ऐसा लैंडिंग करके फिर गिर जाए, लेकिन ऐसा दिख रहा है टेक्निकल चार्ट में। बाकी अल्लाह बेहतर जानता है। अभी लोग कह रहे हैं हमने कहा था, हमने पहले ही बता दिया था। भाई पहले कुछ नहीं पता था हमें, हमें नहीं पता था कि ईरान इतना पावरफुल है। ये पता था कि ईरान विल रिटेलिएट, ईरान के पास मिसाइल है, बट इतना ज्यादा मजबूत है कि 1 महीने से ज्यादा जंग हो चुके हैं और ईरान वहीं का वहीं खड़ा है, बल्कि कह रहा है हमने बात ही नहीं करनी, हमें जरूरत ही नहीं है। तो सिचुएशन अमेरिका के कंट्रोल में तो नहीं है, वो तो हमें पता है। यूरोप पीछे हट गया, अब अमेरिका फंस गया, उसको फेस सेविंग भी करनी है। उसको या तो जंग छोड़ के भागना पड़ेगा तो नुकसान और ज्यादा होगा, जंग जारी रखता है तो दुनिया का नुकसान, अमेरिका का हो ना हो, अमेरिका की तो साख में नुकसान होगा, लेकिन दुनिया का फाइनेंशियल लॉस होगा, बहुत बड़ा लॉस होगा। तो मुझे ये जो चैनल, ये जो सेटअप आपको नजर आ रहा है, ये आप भी मार्क कर लें, और ये नहीं कि आप लोग सेल कर लें। प्रोबेबिलिटी यही है कि अगर ये लेवल्स ब्रेक करती है मार्केट, देन गो फॉर सेल, फिर आप सेलिंग की तरफ घुस जाएं। लेकिन अगर ये लेवल्स ब्रेक नहीं करती, जैसे भी मेरा टारगेट है मंडे का, अगर कल कोई इवेंट ना हो गया, संडे को कोई और ना हो गई,
तो मुझे लग रहा है कि गोल्ड थोड़ा सा बाय जाएगा और उसके बाद गिरेगा, यानी गोल्ड इस तरीके से बाय जा सकता है। तो अगर कोई बाइंग पोजीशन में बैठा है तो ट्रेल शेल करके आराम से होल्ड करे। बट मैं ये चैनल ड्रॉ करके बैठा हूँ, मैं बाइंग और सेलिंग इसके अंदर तो नहीं करने वाला। बट प्रोबेबिलिटी ये है कि मैं इसके ब्रेकआउट्स के ऊपर मैं थोड़ा सा सेल, या अगर अपवर्ड ये ब्रेक करता है देन आई विल गो फॉर बाय। ये बड़ा क्लियर पैसेज है, लग रहा है सेल जाएगा, बट फिर भी मैंने आपको एक पैसेज, एक वे दे दिया कि ये किया जा सकता है। जाहिर है गोल्ड ने या तो बाय या तो सेल जाना है, लेकिन मेरे पॉइंट ऑफ व्यू में गोल्ड सेल जा सकता है। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा कि गोल्ड को भी सेल कर ले, वेट फॉर ब्रेकआउट्स, ताकि कोई लेवल, कोई एसएल, कोई टीपी निकल आए, दैट्स इट। अगर हम बात करेंगे डी एक्स वाई की, तो डी एक्स वाई एक स्टेबिलिटी की तरफ है, ये देखें, डी एक्स वाई स्टेबिलिटी की तरफ जा रहा है, यानी डी एक्स वाई या डॉलर इंडेक्स जो है वो स्टेबल है। वो कुछ ज़्यादा वीक नहीं हुआ, बल्कि डॉलर स्टेबल जा रहा है। प्रोबेबिलिटी यही है कि इन्होंने तैयारी शारी की हुई थी इस चीज़ की, और अभी साइड वे में है, और पॉसिबिलिटी है कि मज़ीद ये स्ट्रॉन्ग भी हो जाए, मज़ीद ये ऊपर भी चला जाए, क्योंकि काफ़ी डाउन है, ये भी काफ़ी डाउन है। 114 इसका हाईएस्ट था और उसके बाद ये काफ़ी ज़्यादा डाउन आया। तो हो सकता है ये मज़ीद भी इसको आप लेके जाएं, तो तेल शेल ये बेचें और इसको मज़ीद मजबूत करें। तो फिलहाल तो ये साइड में ट्रेंड में है। अगर ये अपवर्ड जाता है तो फिर गोल्ड ज़्यादा चांसेस है कि डाउन जाए, लेकिन अगर ये डाउन चला गया फिर गोल्ड के चांसेस है कि गोल्ड अप जाए। फिलहाल ये स्टेबल है और मुझे लगता है कि ये क्रैश नहीं करेगा, ये स्टेबल ही रहेगा। ये जो डॉलर है ना, ये स्टेबल रहेगा, ये क्रैश नहीं करेगा, क्योंकि इसने बाकी पूरी इकोनॉमीज दुनिया की क्रैश कर दी है। बट ये जो चीज़ है ये क्रैश नहीं करेगा, इसलिए क्योंकि अभी ऑयल का जो बड़ा जखीरा है वो अमेरिका के पास भी है। तो यूरोप को या बाकी काफी ममालिक को तेल चाहिए, तो वो अमेरिका से भी तेल ले सकते हैं और अमेरिका डॉलर्स में बेचेगा। तो प्रोबेबिलिटी है कि ये मजीद स्ट्रॉन्ग हो जाए, और ये मजीद स्ट्रॉन्ग होता है तो डेफिनेटली गोल्ड सेल जाएगा। देखिए हो कुछ भी सकता है, मैं वो बात नहीं करूंगा या तो गोल्ड बाय जाएगा या तो सेल जाएगा। भाई जाहिर है या तो बाय जाएगा या सेल जाएगा, कहीं और तो नहीं जाएगा ना। लेकिन एक होता है कि भाई एंट्री कहाँ से लेनी है, तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। अगर हम बात करें बिटकॉइन की, तो बिटकॉइन जलील करेगा, मजीद मुझे लग रहा है जलील करेगा, और उसके बाद एक ट्रेंड बनाएगा बाय का। जंग रुकेगी तो बिटकॉइन में एक मोमेंटम आएगा। ठीक है, बिटकॉइन जब भी क्रैश करता है या ऊपर जाता है फिर रुकता है। जैसे मैं आपको बिटकॉइन की थोड़ी थ्योरी समझा देता हूँ। अगर आप देखें तो यहाँ से बाय गया यहाँ तक, फिर रुका, फिर बाय गया, फिर रुका, फिर बाय गया, फिर सेल गया, या आप कह लें रुक गया, और फिर बाय गया। इसी तरह जब सेल आया तो वो इसी तरीके से सेल आया, क्रैश हुआ, बीच में रुका, फिर क्रैश हुआ, रुका, फिर क्रैश हुआ, और फिर एक लंबे साइडवे ट्रेंड के अंदर गया, फिर क्रैश हुआ, फिर लंबे साइडवे ट्रेंड के ऊपर गया। अब बाय भी इसने इसी तरह जाना है, बाय जाएगा, रुकेगा, बाय जाएगा, रुकेगा, इसी तरह चलता है। और बिटकॉइन की जो प्रोबेबिलिटी लग रही है वो ये है कि बिटकॉइन फिलहाल जब तक तो जंग है, इसने यहीं पे मेंटेन करना है अपने आप को। या हो सकता है कि 30K तक का टारगेट जो है, या 35K तक का जो टारगेट है, बिटकॉइन उस तक भी आ जाए, यानी ये जो एरिया है बिटकॉइन इस तक भी आ जाए, क्योंकि जंग में इसने वीक होना है। प्रोबेबिलिटी ये है कि जंग में ये वीक होगा, और जैसी जंग रुकेगी ये अपनी जो वैल्यू है ये दोबारा पा लेगा। पॉसिबिलिटी ये भी है कि ये 35 पे जाए, लेकिन 35 पे रुके ना, सिर्फ एक स्पाइक मार के वापस वापस 50-55 की रेंज में चली जाए। तो मुझे बिटकॉइन मजीद सेल लग रहा है। जो लोग खरीदना चाह रहे हैं थोड़ा सा इंतजार कर लें, अगर थोड़ा बाय गया तो खरीद लीजिएगा, नहीं तो मुझे चांसेस ये लग रहे हैं कि 40-35 की रेंज में ये आ सकता है जंग की वजह से। प्रोबेबिलिटी यही है। आज के लिए इतना ही। कमेंट्स में लाजमी बताइएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह।